कैफे पहुंचकर चंदर ने गोभी के 2 पराठे ऑर्डर किए। कैफे में टेरेस के सामने से पहाड़ दिखता था। टेरेस में थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ी सी धूप, तीनों एक साथ झांक रहे थे। चंदर ने टेबल पर पड़ती हुई थोड़ी सी धूप को अपने हाथ पर मला और पम्मी से पूछा, क्या नाम सोचा था तुमने कैफे का? पम्मी, कैफे एंड स्नैक्स तो नहीं सोचा था ना? नहीं यार, मुसाफिर कैफे सोचा था नाम। अब मुसाफिर कैफे क्यों? बस ऐसे ही, कोई खास रीजन नहीं है। बस जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो लगता है इस दुनिया में हम सब मुसाफिर ही तो हैं। इतनी सीरियस बातें भी करती हो तुम? करती नहीं हूँ। घूमने के बाद ये बात अच्छे से समझ आ गई। और क्या समझ आया? यही कि हम सबका, हमारा फ्यूचर क्या है? क्या है हमारा फ्यूचर? मुझे भी बताओ। हम सब एक दिन या तो धुआं हो जाएंगे या मिट्टी। ये सुनकर सामने रखी चाय की प्याली ने उठकर मम्मी को चूम लिया। धूप ने बढ़कर पम्मी के चेहरे को छू लिया। पम्मी के माथे के कुछ बाल हवा चलने की खुशी में लहराकर धूप से खेलने लगे। उड़ते हुए बालों को अपनी याद से पकड़कर चंदर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। जिस दुनिया में सुधा थी, घर की खिड़की थी, सुबह की धूप थी और चंदर था। चंदर सुधा के माथे को सहलाते हुए, उसके बालों से खेलते हुए कान में फूंक कर नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। ए लड़की, अब उठ भी जाओ। रोज देर करती हो तुम। आंखें खुल नहीं रही यार, चिपक गई है। रोज चिपक जाती हैं तुम्हारी आंखें। कभी आंखों में कोई सपना नहीं चिपकता? नींद टूट जाएगी, जाओ तुम। बस 5 मिनट और सोने दो। उठो। गंदे गंदे सपने देखना बंद करो तुम, समझी? अरे देखने दो, बहुत मस्त सपना चल रहा है। क्या है सपना, बताओ। अरे देखने तो दो पूरा। जितना हुआ उतना ही बता दो। यार 2 मिनट सोने दो, जाओ चाय बनाओ तब तक। चाय बन चुकी है, उठो अब। सोने मत दो तुम। सपना टूट गया, लाओ चाय। सपना छूट गया या टूट गया? सपने टूटते कम है, छूटते ज्यादा है। बहुत तेज चलते हैं सपने। इतने तेज कि याद ही नहीं रहता सपना क्यों देखा था। खैर ये सब छोड़ो। चाय अच्छी बनाते हो तुम। सुबह थोड़ी सी तो तुम्हारी चाय की वजह से भी अच्छी हो जाती है। थैंक्स। थैंक्स बोलकर बात खराब मत किया करो। पहले भी कई बार कहा है, कभी कभी चुप रहना ही काफी होता है। ठीक है यार। कभी हमारी शादी का सपना आया है तुम्हें? कई बार आया है। बस इसी बात का तो डर लगता है। डर किस बात का? मेरे सपने सच नहीं होते यार। तुम्हें नहीं आते सपने? आते हैं लेकिन याद नहीं रहते। तुम्हें पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? ये ऊपर रुका हुआ पंखा देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ, तो उसमें क्या है? क्योंकि शादी के बाद बिस्तर पर लेटने पर पंखे की धूल दिखाई देती है, पंखे की हवा नहीं दिखाई देती। तुम पागल हो सुधा। हवा तो ऐसे भी नहीं दिखती। हवा दिखती है। कैसे? प्यार दिखता है। नहीं, मेरा मतलब है, हाँ दिखता है प्यार। प्यार भी हवा जैसा होता है। बस शुरू में धूल नहीं दिखती। उधर चंदर की यादों में सुधा उठी और इधर चंदर अपनी दूसरी दुनिया से फिर कैफे में लौट आया। पम्मी सामने टेरेस से खड़े होकर पहाड़ को देख रही थी। चंदर उठकर टेरेस तक गया और पम्मी को बोला, अच्छा नाम है मुसाफिर कैफे। मेरे तो इतने सारे प्लान्स हैं कैफे को लेकर। यहाँ ऊपर में 4-5 कमरे बनवाती जहां लोग आकर रुकते। हर कमरे से पहाड़ दिखता। मैं कोई पैसे नहीं लेती उनसे। जो लोग आते वही खुद बनाते और खिलाते, अपनी कहानियां सुनाते। मैंने सोच लिया है इस कैफे में कभी पैसे देकर चाय नहीं पीऊंगा। मतलब मतलब ये कि जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उतने तुम मुझसे ले लो और डील डन कर लो। तुम्हें अपना कुछ पता नहीं है कि आगे लाइफ में क्या करना है और मुझे इतने रुपए देने की बात कर रहे हो। हाँ इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले मेरा भूत उतर जाए तुम डील डन कर दो। लेकिन तुम मुझे जानते भी नहीं सही से। उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे भी तो नहीं जानती सही से। तुम अपने आप आपको अच्छे से जानती हो ना, वो काफी है। क्यों चाहते हो ये कैफे? बस फ्री की चाय पीने के लिए इतने रुपए थोड़ी देता है कोई। जब मैं कॉलेज में था और कोई पूछता था कि लाइफ में सही में क्या करना चाहता हूँ,
तो हमेशा एक जवाब था मेरे दिमाग में कि 40 साल की उम्र में रिटायर होकर किसी छोटी-सी जगह पर एक किताबों की दुकान खोल लूँगा। कोई किताब खरीदने आए तो ठीक, नहीं भी आए तो दिन भर बैठकर चाय पीता रहूँगा, किताबें पढ़ता रहूँगा और आस-पास के बच्चों को बुलाकर उन्हें दुनिया भर की कहानियाँ सुनाता रहूँगा। बेसिकली आई वांटेड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ बुक्स, चाय, हिल्स एंड रेन्स। इससे ज़्यादा बड़ा कभी सोचा ही नहीं पाता था। इस कैफ़े को देखकर मुझे बचपन का वो जवाब याद आता है। इस कैफ़े में एक कोना किताबों का दिखता है मुझे। हाँ, बस एक फ़र्क है, 10 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। एक कोने में किताबें तो रखने दोगी ना तुम? ये सुनकर पम्मी ने चंदर को अपने पास खींचकर गले लगा लिया और कान में फुसफुसाई, डील डन। सामने का पहाड़ थोड़ा-सा खिसक कर आगे आ गया। पम्मी ने चंदर को गले लगा लिया। बैरा चंदर को देखकर मुस्कुरा दिया। चंदर गले लगे-लगे पम्मी से बोला, इस खुशी में पराठा तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है और कैफे की पार्टी चाहिए मुझे। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो फैसले जल्दी ले लिया करते हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आता है कि यहाँ हम में से किसी के भी पास जिंदगी के अलावा खोने को कुछ नहीं है, उस दिन हम अपनी जिंदगी का पहला कदम अपनी ओर चलते हैं। बाहर चलते-चलते हम करीब-करीब भूल ही चुके होते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। चंदर ने भी अपनी ओर चलने वाले इस फैसले को लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। कैफे से निकलकर चंदर और पम्मी पम्मी टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस गए। चंदर ने अपने अकाउंट का हिसाब-किताब करके बता दिया कि रुपए 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएँगे। मम्मी को अभी भी यकीन नहीं था कि ऐसा सही में होने जा रहा है। उसने कैफ़े के ओनर को 50,000 देकर डील कंफर्म कर दी। फिर उसने अपनी नोटबुक खोलकर चंदर को मुसाफिर कैफ़े का पूरा नया लेआउट समझाया। लेआउट में कैफ़े के ऊपर 3-4 कमरे एक तरफ थे और दूसरी तरफ 2 कमरे का एक अपार्टमेंट जैसा था, जिसकी करीब 500 स्क्वायर फीट की बालकनी थी, जो सामने पहाड़ की ओर दिखती थी। कैफे के बीच में एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। लेआउट से ये कैफे जैसा नहीं, घर जैसा लगता था। मम्मी ने बताया कि उसने सोच रखा था कि वो यहाँ रहेगी। रोज सुबह अपनी बालकनी में बैठकर पहाड़ को देखते हुए आराम से चाय पिया करेगी। बारिश में भीगा करेगी। जाड़ों में शाम को बॉनफायर करेगी और दारू पीकर लाइफ के बड़े-बड़े फंडे झाड़ा करेगी। मम्मी का लाइफ को लेकर बड़ा ही सिंपल प्लान था। लाइफ को लेकर प्लान बड़े नहीं, सिंपल होने चाहिए। प्लान बहुत बड़े हो जाएं तो लाइफ के लिए जगह नहीं बचती। चंदर पम्मी की खुशी को देखकर खुश था। वो सबसे पहली कॉल सुधा को करके बताना चाहता था कि उसने कैफे का थोड़ा सा हिस्सा खरीद लिया है। वो चाहता था कि सुधा वहां रहने आ जाए। इस वक्त अब वो सुधा को वापस चाहता था। पहली बार उसको अपनी शादी वादी करके परफेक्ट लाइफ वाली जिद बहुत ही फालतू लगी। मम्मी ने चंदर को मसूरी क्लब में डिनर पर इनवाइट किया। चंदर मुसाफिर कैफे वाले लेआउट में अपना हिस्सा ढूंढने लगा। मसूरी क्लब में एक टेबल पर पम्मी और चंदर का नाम साथ लिखा हुआ था। टेबल पर शैंपेन की बोतल सजी हुई थी। पम्मी ने बहुत हल्का सा मेकअप किया हुआ था और ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। चंदर ने तैयारी के नाम पर 15 दिन बाद बस शेव किया था और बालों को जेल लगाकर गीला कर लिया था। चीयर्स, क्या बात है। कैंडल लाइट डिनर। थैंक्स मम्मी। चीयर्स। थैंक्स वाली कोई बात नहीं है। तैयार होकर अच्छी लगती हो तुम। ऐसे नहीं लगती अच्छी। इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अभी लग रही हो। शेव क्यों की तुमने? दाढ़ी सूट करती है तुम पे। पहले किसी ने कहा नहीं? नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। तुम पहली लड़की हो जो ऐसा कह रही हो। चलो अपनी कहानी सुनाओ, घर क्यों छोड़ा? यार, मैं बस झेल नहीं पा रहा था कुछ भी। सुधा के साथ करीब 1 साल से रह रहा था। उसको हजार तरह से समझा चुका था कि शादी करने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। नौकरी में अच्छा कर रहा था। प्रमोशन भी हुआ, लेकिन लग रहा था जैसे रोज भागते जा रहा हूँ, पर कहीं पहुंच नहीं पा रहा। तो अपनी पूरी दुनिया से ब्रेकअप करके आए हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। बढ़िया है ना, प्रॉब्लम क्या है? 2-4 ब्रेकअप तो होने ही चाहिए। हाँ, होने चाहिए, लेकिन ये ब्रेकअप थोड़ा अलग है। सारे ब्रेकअप एक जैसे होते हैं। नहीं, थोड़ा अलग है। क्या अलग है? सुधा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं झेल भी नहीं पा रहा था उसे। प्यार बचा था तुम्हारे बीच? हाँ, बहुत बचा था।
इनफैक्ट बच्चे की बात से मैं सबसे ज़्यादा खुश था कि चलो अब सुधा मान जाएगी। तुमने कभी नहीं पूछा क्यों नहीं करना चाहती है वो शादी? हाँ, उसके शादी ना करने के रीज़न सही नहीं थे, लेकिन गलत भी नहीं थे। क्या वजह थी? अगर तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधा अक्सर संडे शाम को उदास हो जाती थी। जब वो उदास होती तो दारू पीती थी। जब बहुत उदास होती थी, बिल्कुल भी नहीं पीती थी। बहुत देर तक चुप हो जाती थी और बड़बड़ाने लगती थी। जब हमने साथ रहना अभी शुरू ही किया था, एक दिन सुधा ने ऐसे ही उदास होकर मुझसे पूछा, तुम्हें कभी किसी की बहुत याद आती है? हाँ। किसकी? अपनी गर्लफ्रेंड की। अपने घर वालों की नहीं आती? उनकी भी आती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती। तुम्हें किसकी आती है? मुझे अपने एक अंकल की बहुत याद आती है। कभी कभी सोचती हूँ कि मम्मी को उन अंकल से शादी कर लेनी चाहिए थी। कौन अंकल? हमारे घर पर एक अंकल आते थे। मेरे पापा अच्छे नहीं थे। जब मैं उनको अंकल बोलती थी तो वो कहते थे कि पापा बोला करो मुझे। उनकी बेटी मेरी बराबर थी। हम दोनों के लिए हमेशा बहुत सारी किताबें खिलौने सब लेकर आते थे। तो शादी क्यों नहीं की मम्मी ने? पापा ने कभी तलाक नहीं दिया नहीं ना मम्मी को। अब कहाँ है वो अंकल? तुमने कोशिश नहीं की ढूंढने की? नहीं। क्यों? तुमको ढूंढना चाहिए था उनको। कम से कम तुम रोती तो नहीं। इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि मिल जाते तो उनकी याद आना बंद हो जाती। संडे शाम को मुझसे बात मत किया कर। ऐसी थी सुधा। एक वजह तो ये थी कि उसके पेरेंट्स की शादी कभी सही नहीं चली। इसके अलावा सुधा वकील थी, जो रोज कोर्ट में डिवोर्स देख देख कर शादी को लेकर कभी श्योर नहीं हो पाई। उसको शादी से डर लगता था। अपनी ये कहानी सुनाकर चंदन ने शैंपेन का एक बड़ा घूंट लिया। मम्मी ने यह सुनकर खामोशी का एक लंबा घूंट लिया। सामने टेबल पर जलती बुझती हुई मोमबत्ती से थोड़ी सी उदासी निकलकर दोनों के चेहरों पर फैल गई। मम्मी ने अपनी उदासी को हाथ से पोंछकर चंदर से कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई? नहीं आई, क्या करूं? हर दिन एक जैसा थोड़ी होता है। हमेशा एक जैसा तो नहीं होता ना। खैर, मैं इस बारे में अब कोई और बात नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारी कहानी क्या है? तुम्हें बताई तो थी मेरी कहानी में इतना इमोशन इतना ड्रामा नहीं है यार। बस दो बार घनघोर वाला प्यार हुआ था। एक बार प्योर वाला प्यार। एक बार प्योर सेक्स वाला प्यार। प्योर सेक्स वाला प्यार आज पहली बार सुन रहा हूँ। क्या फर्क था दोनों में? कोई फर्क नहीं था। दोनों प्योर थे। दोनों बहुत अच्छी बातें करते थे। फिर कभी शादी का ख्याल नहीं आया? आया। फिर क्यों नहीं की? शादी का सोचते ही हमारी बातें बोरिंग होने लगी। तुम मानो या ना मानो लेकिन शादी बाय डिजाइन थोड़ी बोरिंग होती है। शादी के बोरिंग होने में दोनों लोगों की कोई गलती नहीं होती। इट्स डिजाइन फॉल्ट, यू नो। ऐसे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बोरिंग होती है। हाँ होती है, लेकिन मैं शादी वाली बोरियत नहीं चाहती थी। इनफैक्ट मुझे लगता था कि कभी मैंने शादी की भी तो उससे करूंगी जिसकी बातों से कभी बोर ना हो पाऊं। फिर तो मिल चुका तुम्हें कोई। वैसे भी हम बातों से नहीं दूसरे की आदतों से बोर होते हैं। जब कोई ऐसा मिले जिसकी आदतों से बोर ना हो, तब झट से कर लेना शादी। और फिर जब किसी के साथ रहते हुए शादी की जरूरत ही महसूस ना हो, तब करना शादी। क्या लगता है तुम्हें? प्यार क्या होता है? तुम तो इतनी किताबें पढ़ते रहते हो। प्यार बस एक तरह की आदत है। प्यार के बारे में दुनिया की बाकी सारी डेफिनेशंस केवल शो ऑफ है यार। तुम तो अपनी सुधार वाली आदत का क्या करोगे? पता नहीं। नई आदत डालने की कोशिश। और कोई कर भी क्या सकता है? तुम्हें वापस जाना चाहिए। अकेले कैसे मैनेज करेगी वो? हाँ, शायद थोड़े दिन में लौट जाऊं। चलो, बहुत उदास उदास बातें हो गई। से समथिंग नाइस। मुझे कैफे में एक कमरा तो मिलेगा ना रहने के लिए? हाँ यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी कि हम वहाँ बहुत खूब सारी किताबें रखेंगे। अगर तुम रुके तो तुम नीचे कैफे में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करना। मैं भी सुना करूंगी। मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद है। हैरी पॉटर भी। मैं रस्किन बॉन्ड सर से भी बात कर लूंगी, उनको बुलाएंगे हम कहानियां सुनाने के लिए। इसके बाद दोनों घंटे बैठ के इधर उधर की दुनिया भर की बातें करते रहते। शैंपेन की बोतल खाली हो गई। रात ने बढ़कर घड़ी में 11 बजा दिए। मम्मी और चंदर की पुरानी आदतों ने एक दूसरे में नई आदतें ढूंढना शुरू कर दिया। चंदर और मम्मी क्लब से निकलकर सड़क पर टहलने लगे।
अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि मसूरी के मौसम ने खुश होकर हवा में धुंध फैला दी। दोनों के टहलने में सुकून था। ये सुकून फ्यूचर को लेकर नहीं था, बस उस शाम को लेकर था। रास्ते में हनीमून इन पड़ा तो चंदर ने पम्मी को बताया कि वो हमेशा से यही हनीमून मनाने आना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़कर चंदर का होटल पड़ा तो पम्मी बोली, चलो कमरा दिखाओ अपना। क्या करोगी देखकर? अरे क्यों देख नहीं सकती? क्या पता कमरे में क्या हो? पता तो होना चाहिए कि तुम कौन हो। कमरे से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? हम अपने कमरे में जैसे रहते हैं उसी से पता चलता है कि सही में हम कौन हैं। लेकिन तुम्हें तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं कौन हूँ। नहीं पड़ता? फिर क्यों देखना है मेरा कमरा? ऐसे ही। ये बोलकर पम्मी ने चंदर के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ ली। चंदर के हाथ की छोटी उंगली ने पम्मी के हाथ की छोटी उंगली को गले लगा लिया। चंदर पम्मी को लेकर होटल में आया। रिसेप्शन वाले लड़के ने चंदर को पम्मी के साथ देखकर आंख मारी और बोला, सर कुछ भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। कमरे में घुसते ही कमरे ने पम्मी और चंदर को गले लगा लिया। ठीक बाथरूम के दरवाजे के पास पम्मी अपने साथ मसूरी की थोड़ी धुंध साथ ले आई थी और चंदर हनीमून इन पर न बनी हुई यादें ले आया था। चंदर पम्मी में सुधा की यादें ढूंढने लगा। पम्मी नई यादें ढूंढने लगी। मसूरी की धुंध पम्मी और चंदर की नई आदतों में पिघलने लगी। कभी कभी करीब आने के लिए बस एक शाम चाहिए होती है, बस। अगले एक हफ्ते चंदर और पम्मी की ज्यादा बात नहीं हुई। हफ्ते भर में चंदर ने सारी किताबें खत्म कर ली थी। उधर पम्मी कैफे का सारा पेपर वर्क निपटा दिया। पम्मी ने चंदर को रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया। चंदर कैफे के पेपर में अपना नाम देखकर चौंका। पम्मी ने पेपर वर्क कुछ इस तरह से कराया था जिससे ये साबित होता कि चंदर इस कैफे का 50% मालिक है। चंदर पम्मी से इसकी वजह पूछी तो उसने हंसकर टाल दिया और बोली, तुम नहीं होते तो मुसाफिर कैफे बस लेआउट में ही रह जाता। चंदर कुछ नहीं बोला। जब वो कागज पर साइन कर रहा था तब उसे सुधा की याद आई। उसको ये बात भी याद आई कि दुनिया में ऐसा कोई भी कागज नहीं है जहां चंदर और सुधा के साइन एक साथ हो। चंदर के साइन करते ही पम्मी बोली, तुम होटल से चेकआउट करके घर आ जाओ। इतना बड़ा कोई महल नहीं है मेरा, लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चंदर ने ना हाँ की ना ही मना किया। शाम को अपना बैग और किताबें लेकर पम्मी के घर पहुंच गया, ये सब सोचते हुए कि कहीं ये सब गलत तो नहीं है। जिस दुनिया में ये गलत होता है वो तो वो पीछे छोड़ आया था। फिर उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया तो उसको सब कुछ गलत लगने लगा। पम्मी ने चंदर को उसका कमरा दिखाया। कमरे में ज्यादा कुछ था नहीं। कमरा चंदर की जिंदगी जैसा ही खाली खाली था। एक सिंगल बेड, एक टेबल, एक कुर्सी। पूरी शाम चंदर अजीब सी हालत में रहा। उसने बहुत कम बातचीत की। उसको ठीक वैसा लगा जैसा कि सुधा कि उसके घर शिफ्ट होने पे लगा था। ये सब सोचकर उसने पम्मी को फोन लेकर सुधा को कॉल लगाया। हेलो, मैं चंदर। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। डिनर कर लिया तुमने? हाँ कर लिया। तुमने? अभी नहीं, करूंगा। ये नया नंबर है? नहीं, ये पम्मी का नंबर है। कौन पम्मी? बताऊंगा। लंबी कहानी है। यह मसूरी में मिली। मैंने पम्मी के साथ एक कैफे लिया है। तो लौटने का प्लान नहीं है मतलब? पता नहीं अभी। तुम बताओ तो आ जाता हूँ। नहीं, मेरी वजह से मत आओ। डॉक्टर के यहाँ गई थी? वही हूँ। इतनी रात में? हाँ। क्या हुआ? तबीयत सही नहीं है क्या? तबीयत ठीक है बताया तो। फिर इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुआ। सुधा बताओ क्या हुआ है? मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया था कि अगर अभी बेबी कैरी करूंगी तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगी। कब हुआ? आज। इसके बाद दोनों कुछ बोल नहीं पाए। चंदर को लगा अब जाकर उसका घर छूटा है। बिना खाए अपने कमरे में चला गया। उधर सुधा फोन रखने के बाद अपने घर में अपने बिस्तर पर चंदर को बहुत देर देर तक ढूंढती रही। सुधा ने झूठ बोलकर चंदर को आजाद कर दिया था। वो सही में चाहती थी कि वो अपना पागलपन ढूंढकर जी पाए। अपने इस झूठ के लिए वो रात भर रोती रही। उधर चंदन भी रात भर रोता रहा। दुनिया की सारी उदासी चंदन और सुधा ने उस दिन अपने आपस में बांट ली थी। जो भी रातें रोते हुए गुजरी हैं
वो अगले दिन सुबह जरूर कुछ अलग लेकर आती हैं। सुबह उठते ही चंदर ने पम्मी को कहा कि उसे बहुत जोर से भूख लग रही है, वो कुछ बनाकर खिलाए। न पम्मी ने पिछली रात के बारे में कुछ पूछा, न चंदर ने बताया। किसी के जाने के बाद हम इस उम्मीद में नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि एक दिन नॉर्मल दिखने का नाटक करते करते सही में ठीक वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कई चोटें इसलिए निशान छोड़कर जाती हैं ताकि हम अपनी गलतियां भूल ना जाएं। गलतियां सुधारनी जरूर चाहिए, लेकिन मिटानी नहीं चाहिए। गलतियां वो पगडंडियां होती हैं जो बताती रहती हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। मुसाफिर कैफे का काम तेजी से शुरू हो गया था। चंदन ने ट्रैक पे जाना शुरू कर दिया था। उसके पास अभी भी साल भर का खर्चा निकालने भर की सेविंग थी। तमाम किताबें जिनको वो खरीद के भूल चुका था, उसने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था। 10 साल बाद पता है हमें किसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए? किसके साथ? बचपन में हमने माचिस की डिबिया में घर में खिड़की के कोने में आने वाली धूप को छुपा कर रखा होता है। तुमने भी रखा होगा। हाँ, रखा था। तो उससे जिंदगी गुजारने का क्या रिश्ता है? पर जिस दिन तुम्हें अपने अलावा कोई दूसरा ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी माचिस की डिबिया बिना खोले ही मान ले कि धूप अभी भी वहां डिबिया में होगी, तब सोचना नहीं, उसके साथ जिंदगी गुजार लेना। और ऐसा कोई मिला ही नहीं हो तो क्या? कोई ऐसा मिला ही नहीं तो अपनी माचिस की डिबिया खोलकर थोड़ी सी धूप चख लेना। इन 10 सालों में दुनिया को जिस तेजी से बदलना चाहिए था, उससे ज्यादा तेजी से बदल चुकी थी। मुसाफिर कैफे अब मसूरी का बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका था। पम्मी और चंदर दोनों मिलकर कैफे चलाते। मुसाफिर कैफे में अब भी वही बैरे काम करते जो सालों पहले करते थे। कैफे अब बिल्कुल अपने लेआउट की तरह दिखता था। नीचे कुछ टेबल थे, कुछ गद्दे थे। एक दीवार पर मुसाफिर कैफे विजिट करने वाले सैकड़ों लोगों की चंदर और पम्मी के साथ फोटो थी। एक पूरी दीवार में सैकड़ों किताबें रखी थी। ऊपर वाले हिस्से में 5 कमरे बने थे और 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में चंदर और पम्मी रहते थे। सामने वाली बालकनी में बैठकर वे दुनिया भर की बातें करते थे। पता नहीं चंदर और पम्मी को आपस में जो था उसको दुनिया की किसी भी किताब के हिसाब से प्यार बोला जा सकता था या नहीं, लेकिन पम्मी और चंदर को एक दूसरे की आदत थी। कैफे से दोनों इतना कमा लेते थे कि दोनों एक एक महीने के लिए अलग अलग टाइम पर दुनिया घूमने जाते थे। उनके लिए दुनिया मतलब केवल विदेश नहीं था। उनकी दुनिया में हिंदुस्तान भी था, उसके गांव भी थे। उनके लिए दुनिया का मतलब जितना बाहर था उतना ही अंदर भी था। ये एक महीना अपना उनका अपना होता था। उस एक महीने में कोई भी डिटेल ना पम्मी मांगती ना चंदर। चंदर के घर वाले भी कभी कभार मसूरी घूमने आते। उन्होंने ये मान लिया था कि इनको समझाना बेकार है। चंदर की माँ जब आखिरी बार आई तो उन्होंने मजाक मजाक में कह भी दिया था कि तुझे ही ऐसी लड़कियां क्यों मिल जाती हैं जिनको शादी नहीं करनी। चंदर हर संडे को बच्चों को पंचतंत्र में हैरी पॉटर की कहानी मिलाकर एक नई कहानी सुनाता। जो भी मुसाफिर कैफे आता उसको पहली नजर में ऐसा लगता कि चंदर और पम्मी शादीशुदा हैं। कोई उनके बारे में इस बारे में पूछता भी तो वो हंस के टाल देते। यहाँ कमरे हमेशा बुक रहते। जो भी मुसाफिर कैफे में रुकता उसको लगता ही नहीं कि वो किसी होटल जैसी जगह पर रुका है। सबको लगता कि पम्मी और चंदर उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और वे दोस्त के यहाँ घूमने आए हैं। सर रस्किन बॉन्ड की भी ये फेवरेट जगह थी। वो महीने में एक बार मुसाफिर कैफे में बच्चों को कहानियां सुनाने आते। चंदर और पम्मी ने दुनिया के साथ एडजस्ट ना करके मुसाफिर कैफे में अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जिसमें उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन दुनिया उनके हिसाब से एडजस्ट करती। जब भी कोई मुसाफिर कैफे आता तो वहां रुककर अपना कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाता। पिछले ही साल एक अमेरिकन को आकर यहाँ इतना अच्छा लगा था कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और करीब $5 लाख मुसाफिर कैफे के नाम कर दिए। उसके बाद से ही पम्मी और चंदर ने मुसाफिर कैफे में लोगों का रुकना फ्री कर दिया। मुसाफिर कैफे में रुकने पर बस खाने के पैसे देने पड़ते। वैसे भी दोनों को समझ आ चुका था कि कोई पैसे के पीछे कितना भी भाग ले, पैसा कभी पलट के आपको गले नहीं लगा सकता। इसलिए शायद दुनिया की सारी दौलत की औकात अक्सर ही एक गले लगने से मिलने वाली खुशी के सामने बड़ी ही टुच्ची पड़ जाती है। पैसा कमाने में कई बार जिंदगी धीरे धीरे करके गंवानी पड़ती है।
धीरे धीरे होने वाली कोई भी चीज पता नहीं चलती, इसलिए जब पैसा इकट्ठा हो जाते हैं तब तक वो अपना मतलब खो चुके होते हैं। चंदर को अभी तक ये नहीं समझ आया था कि उसका पागलपन क्या था, लेकिन मुसाफिर कैफे ने उसकी जिंदगी को जीने की वजह दी थी। एक दिन ऐसे ही शाम को बालकनी में बैठे हुए मम्मी ने दारू पीकर चंदर से पूछा, बल्कि वो ऐसे सवाल चढ़ने के बाद ही करती थी, तो क्या लगता है तुम्हें, किस बारे में? जब तुम 10 साल पहले आए थे तो लाइफ की मीनिंग ढूंढने आए थे। अब तक तुम्हें जवाब मिल गया होगा, तो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की ऐसा सच कोई मीनिंग नहीं होती, हमें मीनिंग डालना पड़ता है। एक मीनिंग की वजह से ही तो एक जैसी होकर सबकी लाइफ अलग अलग होती है। 10 साल में सुधा से मिलने का कभी मन नहीं किया, रोज करता है। फिर गए क्यों नहीं? उसकी लाइफ की मीनिंग में मैं कहीं फिट नहीं होता था, इसलिए। बस अब उसके बाद कोई सवाल मत पूछना, जितनी चढ़ी हुई है सब उतर गई। बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, कर लो अडॉप्ट। अच्छा चंदर, एक चीज सही से ही बताओगे? पूछूं? सवाल पूछने का मत पूछा करो, सीधे पूछ लिया करो। चंदर को ये बात बोलते ही सुधा की कभी कोई भी बात याद आ गई। तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि हमारा अपना कोई बच्चा होना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सुधा ने फोन पर झूठ बोला था। उसने बच्चा अबॉर्ट नहीं कराया था। वो हर चीज की अच्छी एक्टिंग कर लेती थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं पहचान ना पाऊं। कब से पता है तुम्हें ये बात? करीब 10 साल से। मैंने बाद में हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म भी किया था। तब भी तुम्हारा मन नहीं किया अपने बच्चे से मिलने का। किया, बल्कि रोज करता है। जब मैं बच्चों को कहानियां सुना रहा होता हूँ तो लगता है कि मेरा बच्चा भी बीच में कहीं बैठ के सुन रहा है। उसकी धुंधली शक्ल दिखाई देती है मुझे। ये सुनकर मम्मी चंदर के सिर को सहलाने लगी, जैसे चंदर के अंदर के बच्चे को सुला रही हो और चुपचाप बता रही हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में देने लायक अगर कुछ है तो वो है एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद। ये दुनिया शायद आज तक चल ही शायद इसलिए रही है क्योंकि लोग अभी अभी जाने अनजाने एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद देते हैं। हर आदमी अपने अंदर इतना कुछ दबाए रहता है कि किसी दिन वो सब कुछ ईमानदारी से बता दे तो सुनने वाला पागल हो जाए। किसी के साथ बहुत लंबा रह लो तो भी इंसान अजनबी हो जाता है। ये बात मम्मी को इसी पल समझ आई और महसूस भी हुई। कहानियों के सारे सिरे सही से पकड़ने के लिए हमें कई बार बहुत पीछे जाना पड़ता है, तो कई बार बहुत आगे। सुधा अब मुंबई के सबसे बड़ी फैमिली लॉयर में से एक बन चुकी थी। वो एक बड़ी लॉ फर्म की 50% की पार्टनर थी। सारे केसेस में वो बहुत जाती भी नहीं। उसको एक बार केस प्रेजेंट करने की बहुत फीस थी। वो खुद बहुत ही सिलेक्टिव केस लेती। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डिवोर्स के केस सुधा से होकर ही गुजरे थे। वो जब चंदर से कहा करती कि वो अकेले मैनेज कर लेगी तो सही कहती थी। सुधा ने सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया था। बच्चा, कोर्ट, पर्सनल लाइफ, फैमिली, सब। लाइफ की सबसे बुरी बात यही होती है, जब वो ऑन पेपर परफेक्ट दिखती है तब होती नहीं, और जब ऑन पेपर परफेक्ट नहीं दिखती तब परफेक्ट होती है। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा। अक्षर नाम के पीछे की कहानी ये थी कि चंदर ने बहुत पहले से ये नाम सोचा हुआ था। हालांकि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे हुए थे, लेकिन लड़के के लिए एक ही नाम सोचा था। वो मजाक मजाक में कहता भी था कि लड़का हुआ तो तुम अपने पास रखना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको पूछो कि लड़की क्यों चाहता है, तो वो हमेशा बोलता था कि लड़की होगी तो इसी बहाने से वो अपनी बेटी में सुधा का बचपन तो देख पाएगा। सुधा ने चंदर के मन वाला नाम रख के कभी चंदर का हक नहीं छीना। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रह पाए। सुधा ने कभी शादी नहीं की, बल्कि उसका लॉ फर्म का पार्टनर विनीत उसको बोलता रहा कि वो कर ले शादी। विनीत और सुधा का रिश्ता कुछ ऐसा था कि हफ्ते में एक दिन सुधा के घर पर ही रुकता। साल में एक दो बार वे छुट्टियां मनाने साथ जाते। साल में एक दो बार वे छुट्टियां मनाने साथ जाते। जब विनीत घर रुकता तब रात में सुधा और विनीत एक ही कमरे में सोते।
इस बात का मतलब क्या होता है? अक्षर को अभी समझ में आना शुरू नहीं हुआ था। अक्षर अक्सर चंदर की पुरानी किताबों को अलमारी से निकालकर उसकी अंडरलाइंस को छूकर समझने की कोशिश करता। स्कूल में बच्चे समझते कि विनीत ही उसके पापा हैं। सारे फंक्शंस में सुधा विनीत के साथ ही जाती। कुछ एक बार तो वो अक्षर के स्कूल में एज चीफ गेस्ट भी आ चुकी थी। अक्षर क्लास के बाकी बच्चों की तरह ज्यादा जिद नहीं करता। सुधा उसको प्यार से समझा देती तो वो समझ जाता। वो अपनी एक छुट्टी केवल सुधा के साथ जाना चाहता था। लाइब्रेरी की किताबों के बीच रखी एक दो डायरी में जो नाम चंदर लिखा है वो कौन है ये पूछना चाहता। वो ये समझना चाहता कि मम्मी को जब कहीं कोई बड़ा अवार्ड मिलता है तो घर लौटकर वो क्यों अक्षर को अपने सीने से चिपका कर घंटों रोती है। एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़ा दुख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर छोटी से छोटी खुशी नहीं झेली जाती। क्यों उनके घर में शादी की एक भी फोटो नहीं थी? अपनी नोटबुक के पीछे पापा शब्द लिख के वो कई बार काट चुका था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर पापा शब्द बोलने में लगता कैसा है। पापा बोलते हुए जब होंठ दो बार मिलते हैं तो होठों को कैसा लगता है। उसके ही मुंह से पापा बोलकर अपने ही कानों को सुनाई कैसा पड़ता है। सुधा ने ये सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकंड चांस देने के लिए विनीत के साथ कुछ दिन रहकर देखेगी। अक्षर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो बिल्कुल चंदर के जैसा कंफ्यूज्ड रहता। यही सब सोचकर सुधा ने अक्षर को बोर्डिंग में डालने का फैसला किया। उसने अक्षर से एक दो बार पूछा लेकिन अक्षर कोई जवाब नहीं देता था। सुधा चूंकि हाई प्रोफाइल लॉयर थी तो उसके लिए वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून या फिर दून स्कूल दोनों ही स्कूल के ऑप्शन थे। यही सब देख समझ के सुधा विनीत और अक्षर देहरादून पहुंची। हालांकि यह फैसला इतना भी आसान नहीं था जितना सुधा को मुंबई से चलते हुए लग रहा था। अक्षर में कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था। बीच में अक्षर जब कभी भी स्कूल के टूर पर गया तो सुधा को बहुत दिक्कत हुई थी। चंदर का जाना शायद वो झेल भी पाई इसलिए क्योंकि अक्षर उसके पास था। ये बात सोचकर उसको ये ख्याल भी आता कि उसके पास तो अक्षर है। चंदर ने क्या किया होगा? उसने शादी की होगी, उसकी अपनी कोई फैमिली होगी। 10 साल बाद पहले फोन पर चंदर ने उसको ये बताया था कि मसूरी में एक कैफे लिया है किसी पम्मी के साथ। क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी? वो चंदर से इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इतने सालों में कभी मसूरी नहीं गई। वो चंदर को इसलिए नहीं फेस करना चाहती थी कि शायद चंदर ने अपनी नई दुनिया बना ली होगी और उसको सुधा को फेस करने में दिक्कत ना हो। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन आदमी इतने साल तक तभी अपने अंदर रख सकता है जब बहुत ज्यादा प्यार हो। प्यार कम होता है तो लोग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल के भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। प्यार के हजारों सालों के इतिहास में मूव ऑन कर जाना सबसे वाहियात खोज है। जो मूव ऑन नहीं कर पाते वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं। जिनके आंसू ना बहते हैं ना सूखते हैं वो जिंदगी को करीब से समझ पाते हैं। जिनको गहरी नींद नहीं आती वो समझ पाते हैं कि दुनिया में सुबह से अच्छा कुछ होता ही नहीं। किसी भी चीज को हम सही से समझ ही तब सकते हैं जब हम उसको पाकर खो दें। पाकर पाए रहने वाले अक्सर चूक जाया करते हैं। अक्षर का एडमिशन विलहेम्स और दून स्कूल दोनों जगह क्लियर हो गया। सुधा अक्षर को बोर्डिंग में छोड़ते हुए दिखाने के लिए बहुत स्ट्रांग बनी रही, बिल्कुल भी रोई नहीं। अक्षर पे बोर्डिंग आने का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। वो यहाँ भी उतना ही चुप था जितना मुंबई में रहता था। सुधा रात में होटल में अपने कमरे में पहुंचते ही अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो बहुत देर तक रोती रही। विनीत उसको चुप करवाने की एक दो बार नाकाम कोशिश करता रहा। उस मोमेंट सुधा को लगा कि अक्षर नहीं गया बल्कि चंदर हमेशा के लिए चला गया। सुधा और विनीत को अगले दिन शाम की दिल्ली से फ्लाइट थी। सुबह उठने के बाद सुधा ने विनीत से कहा कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही है। वो हफ्ते भर रुक कर देखना चाहती है। अगर उसको लगेगा कि वो अक्षर के बिना नहीं रह पाएगी तो वो उसको लौट कर ले आएगी। विनीत इस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ क्योंकि अक्षर के बोर्डिंग वाला फैसला लेने में सुधा को 1 साल लग गया था। विनीत ने सुधा को समझाया कि वो अक्षर से मिलने आएगी तो उसका मन कभी बोर्डिंग में नहीं लग पाएगा।
लेकिन सुधा तो सुधा थी, अपने पर आ गई तो आ गई। विनीत अब और इंतजार करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, कोई सीन क्रिएट नहीं किया। जाने से पहले उसने पूछा कि वो भी रुक जाए। वो लोग 2-3 दिन के लिए मसूरी, ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं। लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले रुकना चाहती है। थक हार कर विनीत दिल्ली की फ्लाइट लेने के लिए देहरादून से वापस चल दिया। विनीत के जाने के बाद पूरा दिन सुधा ने कमरे में ही गुजारा। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल अकेली थी। अपने आप को अकेले में तो बुलाया नहीं जा सकता। उसको कोई भी कॉल पिक करने का मन नहीं था। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। सुधा ने बैरे को बुलाकर उससे सिगरेट मंगाई। उसने अक्षर की वजह से सिगरेट पीना करीब करीब छोड़ दिया था। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते सिखाते बड़े भी अक्सर अपनी आदतें बदल लेते हैं। बीच बीच में रह रहकर उसको रोना आ रहा था। किस बात पे आ रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। कई बार रोना एक वजह से शुरू होता और खत्म किसी दूसरी वजह पर। उसने सिगरेट मंगा तो ली थी, लेकिन पी नहीं पाई। एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा। अगले दिन सुबह उठने के बाद उसने सोचा कि वो बाहर घूम के आएगी। वो मॉल रोड पर बहुत देर तक टहलती रही। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, लेकिन फिर भी आधा दिन ही बीता। इस बीच उसका मन किया कि अक्षर के बोर्डिंग स्कूल जाए। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर रो रहा है। अक्षर ऐसे तो रोता नहीं था, लेकिन जब रोता था तो चुप नहीं होता था। किसी तरह दूसरा दिन खिसका। बीच में उसने मोबाइल थोड़ी देर के लिए खोला। ऑफिस की ईमेल और मैसेज देखकर थोड़ा खींची। विनीत के भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वो बार बार यही पूछ रहा था कि वो लौट कब रही है। इस बात से उसका मन इतना खराब हुआ कि उसने मोबाइल फिर से बंद कर दिया। आज अकेले सुधा का तीसरा दिन था। वो सुबह सुबह तैयार होकर फिल्म देखने निकली। सालों बाद वो अकेले फिल्म देखने गई थी। अकेले फिल्म जाने में वही फिल्म अलग अलग दिखती है। अंधेरे कमरे में पर्दे पर पूरी फिल्म के दौरान अपनी जिंदगी के कुछ भूले बिसरे सीन भी दिखाई पड़ते हैं। मूवी हॉल से निकलकर अपने कैमरे कमरे में लौटने पर उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकालकर होटल के लैंडलाइन से नंबर डायल किया, जिससे करीब 10 साल पहले चंदर का फोन आया था। उधर से एक लड़की की आवाज आई, नमस्कार मुसाफिर कैफे। सुधा ने कैफे सुनकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल किया, फिर से आवाज आई, नमस्कार मुसाफिर कैफे। इधर से सुधा ने पूछा, आप अपना एड्रेस दे सकती हैं और कैफे कब तक खुला रहता है? उधर से आवाज आई, मैम कैफे हमेशा खुला रहता है। किचन रात के 11 बजे बंद हो जाता है। बाकी आप स्टे करने भी कभी भी आ सकती हैं। आपके यहाँ स्टे भी कर सकते हैं? हाँ मैम, आप अपनी डिटेल्स नोट करा दीजिए, मैं आपकी बुकिंग ले लेती हूँ। नहीं, मुझे स्टे नहीं करना, बस आप एड्रेस नोट करा दीजिए। एड्रेस नोट करके सुधा ने फोन काट दिया और होटल से मसूरी जाने के लिए टैक्सी बुक करा ली। सुधा ने पूरी रात बेचैनी में गुजरी। उसको पूरी रात लगता रहा कि अक्षर बहुत रो रहा है। हमारी यादों का कुछ हिस्सा इतना काला होता है कि उस पन्ने को खोलते ही रात हो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अक्षर के स्कूल में फोन करके कंफर्म किया कि वो सही तो है। स्कूल से पता चला कि अक्षर उन कुछ बच्चों में से है जो बिल्कुल भी नहीं रोए। सुधा ने टैक्सी मंगाया और मसूरी के लिए चल दी। रास्ते में शिव मंदिर आने पर ड्राइवर ने सुधा से वहां की चाय पीने के लिए पूछा। सुधा ने वहां चाय पीते हुए सोचा कि कभी चंदर भी यहाँ जरूर रुका होगा। चाय पीने के लिए वो कहीं भी रुक सकता था। वो अक्सर कहा करता था कि वो मर भी रहा होगा तो यमराज से एक आखिरी प्याली चाय पीने की इजाजत ले लेगा। मसूरी जैसे जैसे पास आता जा रहा था, वैसे वैसे सुधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलने के 2 घंटे बाद मसूरी में हनीमून इन होटल के सामने खड़ी थी। हनीमून इन होटल देखकर उसको याद आया कि चंदर से शादी हुई होती तो वो यहीं लेकर आया होता। अगले मोमेंट उसको ये ख्याल आया कि वो शायद आया भी हो। थोड़ा बहुत पूछकर वो मुश्किल से 20 मिनट में मुसाफिर कैफे के सामने खड़ी हो गई। अंदर कुछ टूरिस्ट बैठे हुए थे, कुछ गद्दे पर मजे से लेटे हुए थे। सामने दीवार पर सैकड़ों फोटो लगी हुई थी। वो उस दीवार के पास गई तो देखा सभी फोटो में चंदर और उसके साथ एक बंदी थी। काउंटर पर फोटो वाली बंदी बैठी हुई थी। सुधा समझ गई कि ये पम्मी है। चंदर को वहां फोटो में देखकर उसको थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी खुशी। वो पास पड़ी सबसे छोटी वाली टेबल पर बैठ गई। मम्मी उसको अकेला देखकर खुद ही मेन्यू लेकर उसके
पास आकर सुधा से ऑर्डर के लिए पूछा, क्या लेंगी आप? आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए। इस पर पम्मी ने बताया, हमारे यहाँ की कोल्ड कॉफी वर्ल्ड फेमस है, तो वही बनवा दीजिए। कुछ टोस्ट भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। पम्मी ऑर्डर लेकर जा रही थी, इतने में सुधा ने पूछा, ये फोटो में आपके हस्बैंड है? मम्मी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, इस आदमी से कौन शादी करेगा, कैफे में पार्टनर है मेरा। कहाँ से आई हैं आप? मुंबई। मसूरी घूमने? नहीं, बेटे के एडमिशन के लिए देहरादून तक आई थी, तो सोचा एक दो दिन का ब्रेक ले लूं। आपके पार्टनर कहीं दिख नहीं रहे? कौन, चंदर? वो ट्रैक पर गया हुआ है, कल तक आएगा। आप हमारे यहाँ एक दिन रुकती क्यों नहीं? रश्मि, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके हस्बैंड भी है साथ में? मम्मी ने पूछा, नहीं मैं अकेले हूँ, बुकिंग कर दीजिए आप मेरी। मम्मी ने कहा, काउंटर पर जाकर चेक किया, लेकिन उस दिन एक भी कमरा खाली नहीं था। वो कॉफी सर्व होने के बाद सुधा की टेबल पर आकर बताया, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसके साथ उसके घर में रुक सकती है। वैसे भी चंदर कल लौटेगा और कल सुबह एक कमरा खाली हो जाएगा। सुधा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हाँ कर दिया। अरे लीजिए, हमारी बात इतनी हो गई, आपका नाम भी नहीं पूछा मैंने। मम्मी ने कहा, सुधा। मम्मी एक सेकंड को थोड़ी ठिठकी, अपने मन में एक बार सोचा कि कहीं ये वही सुधा तो नहीं। लेकिन तभी कुछ कैफे का काम आ गया और इन सबके बीच में वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इस बीच जब मम्मी कैफे के काम में बिजी हो गई, तो सुधा सामने किताब की अलमारी देखने लगी। वहां रखी हुई कुछ किताबों को वो पहचानती थी। उनमें से एक किताब निकालकर वो पन्ने पर रखने लगी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक तारीख पड़ी थी। चंदर की आदत थी, वो किताब जिस दिन खत्म करता था, वो किताब के आखिरी पन्ने पर लिख दिया करता था। सुधा ने किताब के कुछ पन्ने पलटकर एक अंडरलाइन को छुआ। उसे ठीक ऐसा लगा जैसे सालों बाद उसने चंदर को छुआ हो, उसका सिर सहलाया हो। सुधा का पूरा दिन मुसाफिर कैफे के में चंदर की जगह को महसूस करके बीता। शाम को पम्मी उसको अपने घर ले आई। घर में घुसते ही उसने सामने की दीवार पर चंदर और पम्मी की एक तस्वीर लगी देखी। तस्वीर देखते ही उसको अपने रुकने वाले फैसले पर थोड़ी खौफ हुई। कमरे में चंदर का थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, वैसे ही दो तीन किताबें फैली हुई थी। वो दो तीन किताबें एक साथ शुरू कर देता था। पम्मी सुधा को चंदर वाला कमरा दिखाकर नीचे कैफे में चली गई। पम्मी के जाते ही सुधा चंदर के बेड पर लेटकर ऊपर छत को देखते हुए जाने क्या क्या सोचने लगी थी। थोड़ी देर लौटकर वे सामने बालकनी में चली गई। सामने वाला पहाड़ देखकर मुस्कुरा उठा, जैसे सालों से उसका इंतजार कर रहा हो। बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर पिछले 10 सालों के बारे में सोचने लगी। इस बीच उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। शाम को कई सारे गेस्ट बैठकर बालकनी में बॉनफायर कर रहे थे। खूब सारा गाना बजाना हो रहा था। मम्मी भी कुछ गाने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार गाना भूल जाती। जब भी वो गाना भूलती, वो बोलती, चंदर को आगे का पूरा गाना याद है, वो हमेशा याद दिला देता था। ठीक इसी मोमेंट सुधा ने सोच लिया कि अगले दिन सुबह वो बिना चंदर से मिले लौट जाएगी और विनीत के साथ शिफ्ट हो जाएगी। उसका कोई हक नहीं इतने साल बाद लौटकर चंदर की लाइफ में फालतू कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का। बॉनफायर में बहुत कम आग बची थी, मुश्किल से 10 मिनट की। बालकनी से सबके जाने के बाद मम्मी ने सुधा से पूछा, तुम वही सुधा तो नहीं ना जिसका इंतजार चंदर आज भी कर रहा है? सुधा कोई जवाब नहीं देती। कोई जवाब ना पाकर मम्मी ने दोबारा कहा, किताब की अलमारी से तुमने किताब निकालकर जिस तरह किताब के आखिरी पन्ने को छुआ था, मैं तभी समझ गई थी कि तुम वही सुधा हो। सुधा ने अब भी कुछ नहीं बोला। इसके बाद मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। लंबी खामोशी के बाद सुधा ने कहा, मैं कल सुबह चंदर के आने से पहले चली जाऊंगी। पहाड़ फूंक फूंक कर बोन फायर की आग को बार बार जला रहा था। लकड़ी की आग बुझते बुझते बार बार जल रही थी, हर बार पहले से तेज। अगले दिन सुबह पम्मी जल्दी उठकर नीचे कैफे में चली गई। जब चंदर आया तब पम्मी ने उसको बताया कि एक गेस्ट ऊपर है, वो चाय लेता जाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि पम्मी ने गेस्ट को अपने घर में रुकवा दिया हो। वो पहले भी कई बार ऐसा करती रहती थी, इसलिए चंदर को कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा। वो चंदर को अभी सुधा के बारे में कुछ नहीं बताती। चंदर चाय लेकर ऊपर घर में पहुंचा। सुधा आराम से बालकनी में बैठ के पेपर पढ़ रही थी। चाय रखने के बाद चंदर ने सुधा का चेहरा देखा। एक मोमेंट होता है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि दुनिया कभी कभी
चलते हुए एक पल को रुक जाती है। ये वही मोमेंट था जिसकी तैयारी दुनिया 10 साल से कर रही थी। इस मोमेंट में 10 साल की बर्फ जमी हुई थी। चंदर को कुछ समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करे। कैसी हूं? ठीक हूं। इतनी सी बात के बाद उन दोनों की बड़ी देर तक कुछ बात नहीं हुई। सुधा ने चाय की एक सिप लेने के बाद बोला, बस कुछ और नहीं पूछना? 10 साल बाद मिलने पर बातें खत्म हो जाती है क्या? बातें इतनी हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि शुरू कौन सी बात से करें। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। जब बातें ना बची हों तो मौसम के बारे में बात कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा? लगता रहेगा बातें अभी खत्म नहीं हुई। वैसे बदले नहीं तुम बिल्कुल। इतना तो बदल गया हूँ। इतना बदल गए हो बताओ जरा। मेरा छोड़ा, तुम तो बदल गई हो। कितनी मोटी हो गई हो तुम। हाँ, थोड़ी सी मोटी हुई हूँ। सही लगा था मुझे। क्या? यही कि बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा है ना? चंदर ये बोलकर हंसने लगा। इसके बाद दोनों में बातें तो नहीं होती। थोड़ी देर तक बाहर के ठंडेपन की भाप और गर्म चाय का कोहरा मिलकर एक होने लगे। चाय खत्म करने के बाद सुधा ने ही शुरू किया। पम्मी से शादी क्यों नहीं की? इतनी अच्छी तो है वो। हाँ, तुमसे बहुत अच्छी है। बताओ ना, शादी क्यों नहीं की पम्मी से? तुमसे डिवोर्स नहीं लिया था ना? हमारी शादी कब हुई कि डिवोर्स होता? इतनी बार तो हुई थी हमारी शादी। कब? मुझे भी बताओ। सुधा ने थोड़ा चौंक कर पूछा। जब घर आकर तुमने पीजी नहीं जाने का फैसला किया था, पहली बार हमारी शादी हुई थी। जब समंदर के किनारे टहलते हुए तुम मुझे बिना बताए रोई थी, तब हुई थी हमारी दूसरी शादी। जब तुमने रोने की एक्टिंग नहीं की थी और तुम्हें सही में रोना आया था, और ये बात मैं समझ गया था कि तब हुई थी हमारी तीसरी शादी। जब अलमारी के लिए लड़ाई की थी तुमने, तब हुई थी हमारी चौथी शादी। जब रोज रात में लाइट ऑफ करने के लिए तुम बहाने बना देती थी, तब हुई थी हमारी पांचवी शादी। जब अंडमान जाने से पहले तुमसे मेहंदी लगवाई थी, तब हुई थी हमारी छठवीं शादी। जब दिवाली पर पहली बार साड़ी पहन पूजा की थी तुमने, तब हुई थी हमारी सातवीं शादी। जब तुमने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब हुई थी हमारी आठवीं शादी। जब उस दिन तुमने फोन पर अबॉर्शन का झूठ बोला था, तब हुई थी हमारी नवीं शादी। मुंबई छोड़ने के बाद से हर एक दिन जो हमने एक दूसरे के इंतजार में गुजारे, उतनी बार हुई हमारी शादी। शादी के लिए बैंड बाजा पंडित जरूरी तो नहीं। ये बात मुझे समझ तो आई, लेकिन देर लगी। सुधा, हमारी शादी इतनी बार हो चुकी है कि एक जन्म तो तुमसे डिवोर्स ही लेने में चला जाता। तुमको पता था हमारे बेटे के बारे में? हाँ। फिर भी मिलने नहीं आए? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्या नाम रखा तुमने? अक्षर। ये बोलने के बाद सुधा की ये सुनने के बाद चंदर की उदासियां और आंसू मिलकर एक हो गए। चंदर भरे गले से पूछा, उसकी शक्ल तुमसे मिलती है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी। लेकिन नाक तुमसे मिलती है। तुम्हारे जैसा ही कंफ्यूज रहता है। तुम्हारी किताबों के अंडरलाइन के मतलब पूछता रहता है। चंदर को यह सुनकर किसी बात का सुकून हुआ। उसने सुधा को अक्षर की फोटो दिखाने के लिए कहा। फोटो दिखाने के लिए सुधा ने जैसे ही अपना मोबाइल खोला, उसमें विनीत की 39 मिस कॉल पड़ी हुई थी। 15-20 मैसेज थे। विनीत के आखिरी मैसेज में लिखा था कि अक्षर को चोट लग गई है, पैर में फ्रैक्चर है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। सुधा ने तुरंत विनीत को फोन किया। विनीत बहुत चिल्लाया और बताया कि कल रात से वो कितना परेशान है। वो बस दिल्ली की फ्लाइट लेने ही वाला था। उसको देहरादून पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सुधा ने उसको चलने से मना किया और कहा कि वो तुरंत हॉस्पिटल जा रही है। चंदर सुधा को लेकर तुरंत देहरादून के लिए चल दिया। रास्ते पर सुधा रह रहकर अपने आप को मोबाइल बंद करने की वजह से कोसती रही। चंदर उसको समझाने की कोशिश करता रहा। 2 घंटे के अंदर दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने बताया, परेशान होने की कोई बात नहीं है। रात भर बहुत दर्द था, इसलिए नींद की दवा दी हुई है। 3-4 घंटे तक असर रहेगा। 2 जगह फ्रैक्चर है। रिकवरी में कम से कम 1 महीना लगेगा। सुधा के ये पूछने पर कि हुआ क्या था, पता चला कि किसी बच्चे ने पहली मंजिल से धक्का दे दिया था। ये सुनते ही सुधा ने अगला फोन स्कूल को करके सुनाना शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते गुस्से से सुधा के आंसू बहने लगे थे। सुधा स्कूल वालों पर केस करने की धमकी दे रही थी। इधर चंदर एकदम चुपचाप था।
वो सुधा को कंट्रोल में ना आते देख उसके हाथ से फोन लेकर अपने पास रख लिया था। वह अक्षर के बेड के पास जाकर वहीं स्टूल पर बैठ गया और सुधा को वहीं बैठने का इशारा किया। उसने अक्षर की नाक को छूकर देखा और उसके माथे पर हाथ फेरकर धीरे धीरे बीते हुए 10 सालों को सहलाता रहा। चंदर अक्षर को देख रहा था, सुधा चंदर की आंखों को। चंदर ने बहुत धीरे से कहा, इसका माथा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये सुनकर सुधा ने कहा, मालूम है। तुम्हारी सबसे ज्यादा याद कब आई? कब? जब अक्षर 8वें महीने में था। रात रात भर ये पेट में लात मारता रहता था। तब लगता था कि तुम्हें मेरा पेट सहलाने के लिए होना चाहिए। तुम लौटे क्यों नहीं? नहीं लौटा इसलिए गुस्सा हो मुझसे? हाँ बहुत। बताओ तुम लौटे क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन तुम आ जाओगी या बुला लोगी। इतना भरोसा था। भरोसे से ज्यादा आदत थी तुम्हारी। जब कभी कोई भी शक्ल बहुत ध्यान से देखता था तो तुम दिखने लग जाती थी। मुसाफिर कैफे बनने के पहले दिन से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब लौट आओ। बड़ी मुश्किल से सालों से मैं जाकर अपनी आदतें बदली हैं। अब लौटना मुश्किल है। चंदर ये बोलकर अक्षर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ की लकीर से अपने हाथ की लकीर मिलाने की कोशिश करने लगा। सुधा चंदर के पड़ोस में आकर बैठ गई। अक्षर और चंदर के हाथ को एक साथ लेकर चूम लिया। सामने अस्पताल की घड़ी में सुई 1 सेकंड चलना भूल गई। आने वाले पल ने जाने वाले पल को गले लगा लिया। 2 पल मिलकर बैठ ठहर गए। 2 बजे के आसपास अक्षर की नींद खुली। उसने सुधा को पास देखकर पहली बात कही, मम्मी हॉस्टल में नहीं रहना। डॉक्टर ने सब चेक करके बताया कि वो अक्षर को ले जा सकते हैं, लेकिन अभी इससे मुंबई तक का ट्रेवल नहीं किया कराया जा सकता। सुधा ने अक्षर से पूछा है कि कैसे हुआ था। अक्षर ने बताया कि उसको किसी ने धक्का दिया था। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं। चंदर सुधा और अक्षर को लेकर मुसाफिर कैफे आ गया था। पम्मी अक्षर को देखकर ऐसे खुश हुई जैसे उसका अपना बच्चा घर आया हो। अक्षर अलमारी की कुछ किताबें पहचानता था। उसने उन किताबों को देखकर पूछा, ये वही अंकल है क्या जिनकी किताबें हमारे घर पर छूट गई हैं? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदर ने कहा, हाँ, मेरी ही किताबें आपके पास छूट गई हैं। आपका और भी बहुत सारा सामान छूटा है घर पे। पूरी अलमारी में आपके कपड़े छूटे हुए हैं। आपका नाम चंदर है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? आपकी कई सारी डायरी भी है घर पे। आपकी किताब के एंड में डेट क्यों डालते हैं? आप किताब को अंडरलाइन करके गंदा क्यों करते हैं? आपके स्कूल में बताया नहीं किसी ने कि ये बैड मैनर्स होते हैं? वैसे अंकल, आपकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है। आपकी टीचर आपको डांटती थी? ये सुनकर सुधा, चंदर और पम्मी तीनों हंस दिए। अक्षर का चंदर को अंकल बोलना पम्मी को थोड़ा खटका। चंदर को थोड़े से ज्यादा खटका था और सुधा को सबसे ज्यादा खटका था। सुधा ने एक हाथ से अक्षर का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से अक्षर का माथा सहलाते हुए कहा, ये पापा हैं। इस पर अक्षर पम्मी की तरफ देखकर अपनी आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत भर के पूछा, ये पापा हैं तो पम्मी आंटी कौन है? ये सुनकर सुधा ने बताया, पम्मी आंटी आपकी बड़ी मम्मी है। तुम भी मम्मी, पम्मी आंटी भी मम्मी। ये सुनकर सुधा ने पम्मी की तरफ देखकर कहा, हाँ, जो बहुत लकी होते हैं उनकी दो मम्मियां होती हैं। ये सुनकर अक्षर चंदर के जैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और पूछा, आप तीनों की शादी कब हुई थी? अक्षर के ये बोलते ही पिछले 10 साल की उदासी हवा में घुलकर गायब हो गई। पम्मी, सुधा और चंदर तीनों एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगे। अक्षर को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। सबको खुश देखकर उसने कहा, मम्मी, बड़ी मम्मी और पापा, चलो मुझे जोर से गले लगा लो। तीनों को एक साथ अक्षर से गले मिला देख मुसाफिर कैफे मुस्कुरा उठा। मुसाफिर कैफे अपने लिए नए मुसाफिर पाकर खुश था। रास्ते केवल वो भटकते हैं जिनको रास्ता पता हो। जिनको रास्ता पता ही नहीं होता, उनके भटकने को भटकना नहीं बोला जा सकता। अक्षर अब देहरादून में नहीं, मसूरी में पढ़ता था। हर संडे अक्षर बच्चों के साथ बैठकर अपने पापा से कहानी सुनता। रस्किन बॉन्ड अंकल उसके फेवरेट थी। जब भी वो आते तो उनसे वो उनकी कहानियों के बारे में तमाम सवाल पूछता। अक्षर को पंचतंत्र की बहुत सी कहानियां याद थी। अक्षर के मुसाफिर कैफे में आने के बाद से मुसाफिर कैफे की कोई खाली जगह भर गई थी। मम्मी को अक्षर के आने से लाइफ के नए मायने मिल गए थे।
वो जब घूमने जाती थी तो अक्षर को लेकर जाती। अक्षर जब उसको बड़ी मम्मी बोलता तो पम्मी की जिंदगी से सारी शिकायतें दूर हो जाती। चंदर ने सालों बाद फिर से अपनी अधूरी किताब को लिखना शुरू कर दिया था। चंदर को समझ आ चुका था कि जिंदगी की किताब में एंड नहीं, केवल और केवल नई शुरुआत मैटर करती है। सुधा ने अपनी नई लॉ फर्म खोल ली थी। वो साल में 3-4 महीने मसूरी में रहती और 1 महीने के लिए अकेले कहीं घूमने जाती, अपना मुसाफिर कैफे ढूंढने। हमारे सब जवाब हमारे पास खुद हैं। ये बात समझने के लिए अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती है। बिना भटके मिली हुई मंजिल और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। वैसे भी जिंदगी की मंजिल भटकना है, कहीं पहुंचना नहीं।